हेलो गाइस, तो आज हम शॉर्ट स्टोरी के लेक्चर में पहली शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं जो कि टीजीटी हरियाणा की जो वैकेंसी निकली है स्क्रीनिंग के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा थीम भी बता दूंगी। तो पहली हमारी शॉर्ट स्टोरी है हॉन्टेड डेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है 1921 में, और इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मंडे और ट्यूसडे। उसके अंदर ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी गई है, पब्लिश करवाई गई है। तो इसमें जैसा कि कहते हैं हॉन्टेड डेड हाउस, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दो कपल्स लिए गए हैं। एक कपल है जो कि मर चुका है, जिनका घोस्ट यहाँ पर घूम रहा है, और एक जो है लिविंग है कपल। तो जो पहले जो स्टोरी स्टार्ट होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये घोस्ट कपल है मर गया, उनकी जो घोस्ट है, आत्मा है, जो उनकी सोल, वो सर्च में भटक रही है उसी घर में, और ढूंढ रही है। कभी वो किचन में जाती है, कभी ऊपर वाले कमरे में, कभी गार्डन में। तो वो कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो अपनी स्वीट मेमोरीज को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो कि उन्होंने इस घर में बिताई थी। ठीक है ना। तो ये जो लिविंग कपल है ना, उनको इनकी प्रेजेंस जो है ना वो फील होती है। दिखाई तो देती नहीं क्योंकि ये घोस्ट है, पर ये जो घोस्ट है ना, ये अच्छे वाले घोस्ट है, मतलब ये कोई इनको हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो ये बस ये अपनी मेमोरीज को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च में है, और ये लगातार इस जो ये शॉर्ट स्टोरी है इसमें ये ढूंढते हैं और उनको प्रेजेंस फील होती है। तो आखिर में ये जहाँ पर ये लेटे हुए हैं ना लिविंग कपल, वहाँ पे बेडरूम में पहुँचते हैं, और वहाँ पर जाकर जो घोस्ट है इसमें से वो क्या कहती है कि ओह इज दैट योर बेरी ट्रेजर, क्या ये जो ट्रेजर जो तुम ढूंढ रहे थे वो ये है। और वो क्या है, द लाइट इन द हार्ट। अब उसके हार्ट के पास जाकर, जो लिविंग कपल है उसके हार्ट के पास जाकर देखते हैं कि जो लाइट है, लाइट मतलब जो उसकी सांसें चल रही हैं, और जो लाइट है, और जो लाइट क्या है, लाइट है वो स्वीट मेमोरी जो वो अब बिता रहे हैं, जो लिविंग कपल पहले वो भी ऐसे ही बिताया करते थे यहाँ पे जब घर में थे एक दूसरे के साथ एक्चुअली। तो ये जो वाइफ होती है वो मर गई होती है पहले, जो मतलब ओल्ड कपल है जिनका घोस्ट है। और तो ये हस्बैंड ना वर्ल्ड टूर पे चला जाता है। फिर वहाँ से जब आता है ना, उसके बाद इसकी डेथ होती है, और उसके बाद ये अपनी वाइफ के जो सोल से रीयूनाइट हो जाता है और उससे मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों का सोल जो है ना आपस में मिल जाता है, फिर वो साथ साथ रहते हैं, और यहाँ पर लिविंग कपल भी साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी है। और दूसरे हम आ जाते हैं यहाँ पर शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी है 1936 में। और जॉर्ज ऑरवेल का और भी नोवेल है जो कि 1984, और आपको वो एनुअल फॉर्म बहुत ही फेमस है, वो भी कर लीजिएगा आप। वो तो नोवेल है, ये शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो है ना एलिक प्लेयर इनका नाम है, रियल नेम। और ये ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है, और इन्होंने खुद भी जो है ना बर्मा पुलिस में काम किया है। कब से कब तक, 1927 से 1922 से 1927 तक। तो उसी की इन्होंने अपना जो है ना एक्सपीरियंस बताया है। और ये जो इम्पीरियलिज्म था उसके खिलाफ इन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे इनको एक बार एक ऑर्डर मिलता है शूट करने के लिए एक एलिफेंट को, जो कि बहुत ही सुंदर क्रिएचर है नेचर का, और इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब अब जानवर को तो पता नहीं होता ना कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं, वो तो स्वभाव से इनोसेंट ही है। ये तो इंसान होते हैं ना जो उनको मार देते हैं। तो उसको ऑर्डर मिलता है कि आपको मारना है, हालांकि ये खुद से नहीं चाहता है कि मैं उसे मारूं, पर वहाँ पर जब ये जाता है जहाँ पर मतलब जो गाँव वाला इलाका होता है, तो इसके जहाँ पे कैंप होता है वहाँ से करीब 12 घंटे के बाद चलने के बाद वहाँ पर वो आता है उसका। तो वहाँ पर जो है ना लोग जो होते हैं ना, लोगों के पास, अब वहाँ के लोगों के पास कोई हथियार तो होता नहीं है, और इसको देखते हैं कि ये तो पूरा इसके पास गन वन है, तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं कि अब उनको थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि अब तो ये आ गया तो हमें किस बात की डर है। तो एक उससे पहले एक जो
आदमी होता है ना, तो चिल्लाने काफ़ी देर तक ही वेट करते हैं, 1-2 घंटे तक, तो काफ़ी देर तक कोई पता नहीं लगता कि वो जो एलिफेंट है कहाँ पर है। और फिर उसके बाद एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो पता लगता है कि उसने एक आदमी को मार दिया है और मार के वो एलिफेंट उधर भाग रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं, वो इसके पीछे पीछे लग जाते हैं और कि हाँ अब तो इसके पास गन है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर देख के वहाँ तमाशा देखने जाते हैं कि उनको कुछ मनोरंजन के लिए मिलेगा देखने के लिए, हाँ किस तरह से हाथी को मारेगा। तो ये जॉर्ज ऑरवेल खुद तो नहीं चाहता है, पर ये भी नहीं दिखाना चाहता है कि मैं बुज़दिल हूँ और भाई मेरे अंदर इतना करेज नहीं है एक एलिफेंट को मारने के लिए। तो वो उसको वो गोली मारता है, एक गोली मारता है सिर पे, तो वो नहीं गिरता है। फिर 2 गोली मारता है, फिर वो नहीं मरता है, और मतलब गिरता नहीं है, और उससे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो एलिफेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसको काफ़ी सारी गोली मार देता है और फिर वो मर जाता है। और एक्चुअली क्या है ना कि वो खुद तो चाहता नहीं है कि उसको मारना, पर उसे मारना पड़ता है। फिर वो अपने इस जो ये इसने काम किया है ना उसको मारने का, उसे मतलब जस्टिफाई करता है कि उसने एक बंदे को मारा है तो मेरा इसको मारना बनता था, मतलब सही काम किया है मैंने। तो इस तरह की स्टोरी ये दिखाना चाहा है। इसमें क्या है, जो थीम है वो इम्पीरियलिज्म का है, और कैसे कल्चर क्लैश है और ऑर्डर डिसऑर्डर की बातें दिखाई गई हैं इसमें। तो हमने क्या हॉन्टेड टेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, और दूसरा हमने किया है शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब हम देख लेते हैं एक और है अ साउंड ऑफ थंडर बाय रे ब्रैडबेरी। रे ब्रैडबेरी का एक और वर्क है फ़ारेनहाइट 451, जो कि डिस्टोपियन नोवेल है, जिसमें ये फ़ारेनहाइट 451 क्या था कि इसमें ना ये जो टेम्परेचर है जिस पे बुक्स जलती हैं, तो उसमें जो गे मोंटे होता है, जो इसका जो लीडिंग हीरो है, वो जो है उसको जो किताबें हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम मिला होता है ना। तो वो वाला आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्या था, फ़ारेनहाइट 451। और यहाँ पर हम कर रहे हैं अ साउंड ऑफ थंडर बाय रे ब्रैडबेरी। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो है ना, ये मतलब एक इसमें स्टोरी है टाइम, जैसे टाइम मशीन होती है ना, टाइम ट्रैवल वाली, उस तरह की स्टोरी है। तो इसमें एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एक्लीज, मिस्टर एक्लीज। वो ना कुछ पैसे देता है एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है टाइम सफारी। तो ये क्या करती है ना कि लोगों को ना टाइम एक टाइम से दूसरे टाइम में ले जाती है, मतलब ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो मिस्टर एक्लीज, क्या है एक्लीज, एक्लिस, हाँ जो भी है इस ये और कुछ और लोग होते हैं इसके साथ ही लोग, ये जाते हैं टाइम ट्रैवल में। और तो ये क्या करते हैं ना कि आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन्होंने सुना होता है कि अगर हम टाइम ट्रैवल में जाएं ना, तो अब जो प्रेसिडेंट बना है ना, जिसे लीडर बनाया है, उसे चेंज भी किया जा सकता है, मतलब जो हार गया ना उसे अब बनाया जा सकता है। तो ये मतलब इसके माइंड में ये सारी बातें चल रही होती हैं। तो फिर उसके बाद ना ये सारे जो मशीन होती है ना टाइम ट्रैवल वाली, उसमें भर कर जाते हैं पास्ट में जाते हैं। इनको क्या होता है ना, एक डायनासोरस रेक्स होता है, बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर होता है, उनको मारना होता है। तो ये अपनी बंदूक लेके जो टाइम ट्रैवल में जाते हैं, तो उसका जो लीडर होता है ना, जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं मतलब पास्ट में, तो वहाँ पर उतरने के बाद वो कहता है कि देखो तुम यहाँ पे उतर रहे हो इस मशीन से, और यहाँ की किसी भी चीज़ को तुमने हाथ नहीं लगाना है और सीधा वहाँ जाना है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हम उसे मारने आए हैं, तो हमारा काम सिर्फ मारने का है, यहाँ की किसी भी चीज़ को तुमने हाथ नहीं लगाना है। तो एक्ल्स जो होता है ना, मिस्टर एक्ल्स, ये पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम इस यहाँ के किसी भी चीज़ को, मतलब जो नेचर है ना, यहाँ का जो पास्ट का जो नेचर है ना, इसे अगर तुम जरा सा भी टच करोगे या इसे छेड़छाड़ करोगे इसके साथ, तो फ्यूचर में तुम्हें इसके बहुत बड़े बड़े भुगतान भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए तुमने किसी चूहे को भी मार दिया ना अपने पैरों के नीचे आके, वो तो वहाँ की जो ज़मीन उससे जो दब जाएगी ना तुम्हारे जूतों से, तो वो हो सकता है कि उससे ना एक ग्रैंड कैनियन, मतलब एक खाई का नाम है, इतनी बड़ी खाई भी बन सकती है फ्यूचर में। और ऐसा भी हो सकता है कि एलिजाबेथ जो है ना वो जन्म ही ना ले, और बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो तुम सीधा जाना और सीधा चलना हमारे साथ, और फिर हम उसको जो बड़ा सा क्रिएचर है ना वहाँ पर जाएंगे। तो वो कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें कोई क्रिएचर नज़र नहीं आता, और उसके जो एक्ल्स है ना, मिस्टर एक्ल्स, इसके माइंड में ना सारी बातें चल रही होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इन बातों को सोच सोच के ना घबरा गया होता है, डर गया होता है। तो जैसे ही ना काफ़ी
काफ़ी मतलब आवाज़ आती है ज़ोर से उस क्रिएचर के आने की, डायनासोरस जैसी है। और ये सोच रहा होता है कि अगर हम क्या कहते हैं ना इसको मार देंगे ना तो हमसे ना जो फ्यूचर के जो और लोग हैं ना वो जलेंगे कि इनको मतलब इतना अच्छा मौका मिला है इसे मारने का। और फिर एक तरफ ये बात चल रही होती है, एक तरफ ये बात चल रही होती है कि अगर मैंने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं ना इसके मन में चल रही होती है। और ये जैसे ही वो जो क्रिएचर इनके सामने आता है, बहुत बड़ा सा पहाड़ की जैसे पत्थर जैसे बहुत बड़ा चट्टान होती है ना, इस तरह से आता है। तो उसको देख के ना ये तो बहुत डर जाता है। तो ये डर जाता है और कांपने लग जाता है और इसके तो मतलब हक्की बक्की गुल हो जाती है। तो इसमें से जो उसका कैप्टन होता है कहता है तुम तो बहुत बुज़दिल हो, जाओ जाके ना मशीन में, टाइम मशीन में जाकर वापस बैठ जाओ। तो ये वहाँ पे चला जाता है और बाकी फिर के जो लोग होते हैं ना उसका लीडर और वो सब मिलके ना उसको ना गोली से मारते हैं। और वो इतना बड़ा क्रिएचर होता है ना कि उसको जब वो मारते हैं ना तो वो एकदम मतलब वो खुद भी उनके अंदर उनके ऊपर ना खूनम खून हो जाते हैं वो। तो वहाँ से वो निकल के फिर वो वापस वहाँ पर आते हैं, टाइम मशीन में वापस जाते हैं। तो देखते हैं कि जो एक्लीज है ना वो तो बहुत ही, उसकी तो सांसें लंबी लंबी चल रही हैं और वो बहुत ही घबराया हुआ है। और तो वो उसको देख के ना वो लीडर कहता है कि मैं तो तुम्हें मार दूंगा अब, मतलब गोली से मार दूंगा। पर वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है कि हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। तो वो देखता है ना कि उसके जूतों में ना कीचड़ वीचड़ लगा होता है। तो कहता है कि वो तुमने ये क्या करा है, तुम मतलब सीधा यहाँ पे नहीं आया, तुमने कुछ ना कुछ इसको ना मतलब वो करा है, तो मैं तुम्हें ले नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वजह से ना फ्यूचर में काफ़ी सारा जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा, तो तुम्हें हम ले नहीं जाएंगे। पर वो ऐसा नहीं करता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम जो हमने क्रिएचर मारा है ना उसके वहाँ से बुलेट निकाल कर ले आओगे ना तो फिर हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। तो वो ऐसा हो जाता है और वो एकदम उसके ऊपर एक खून वून लग जाता है। बुलेट किसी तरह निकाल के लेके आता है वो डरता हुआ। और फिर उसके बाद ना वो लेके जाते हैं। तो वो देखता है कि टाइम मशीन में ना कुछ मतलब हवा जो है ना उसकी में कुछ सुगंध सी आ रही है, मतलब सुगंध ही मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है। और जो उनके टाइम मशीन के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना उसकी जो लेटर्स है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका लीडर वो देखता है तो उसके जूतों में ना जूतों के नीचे कीचड़ लगा होता है ना। और फिर देखता है कि उसमें ना एक बटरफ्लाई मर गई होती है, जिसकी वजह से ना तो इस तरह से वो देखते हैं कि उस छोटी सी बटरफ्लाई को मारने के कारण ना उनके उसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उनका लीडर भी बदल गया है और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही वर्स कंडीशन उनकी हो गई है। तो इसमें बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाया है, स्काई फाई थीम है इसमें, और टाइम मशीन के वो सब दिखाया गया है। ठीक है ना। तो अगला हम कर लेते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी है, द नाइटिंगेल एंड द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसमें क्या होता है ना कि एक लड़का होता है लवर, और वो उसकी जो बिलवेड होती है ना वो उसको कहती है कि मुझे तो एक रेड रोज़ चाहिए। और तो वो उसके पास रेड रोज़ नहीं होता है और वो फिर उसको छोड़ के चली जाती है कि नहीं मैं तो जा रही हूँ, फिर तुम तो मेरे लिए रेड रोज़ है ना वो लेके नहीं आते। तो जो जिस पेड़ के नीचे वो बैठा होता है ना तो उस पेड़ के ऊपर ना एक नाइटिंगेल होती है। तो नाइटिंगेल ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जो लड़का होता है ना उसको देखती है, कहती है कि ये मतलब इतना प्यार करने वाला इस टाइम में मतलब इस ज़माने में कहाँ मिलता है। और ये इतना ज़्यादा प्यार करने वाला है कि उस लड़की के लिए इतना रो रहा है, उस रोज़ के लिए। वो आपस में मतलब रोते रोते ना अपने आप से बातें कर रहा होता है कि काश वो मुझे ना रोज़ मिल जाता और तो फिर मैं उसको दे देता, क्योंकि अगले दिन पार्टी थी, पार्टी में इतने बड़े बड़े लीडर लोग आएंगे, ये सब मतलब जो हैं उसके सूटर्स आएंगे और फिर वो उसके साथ डांस करेगी। अगर मेरे पास रोज़ होता तो मैं उसको जो है ना मना लेता। तो ये सब देख रही होती है नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल सोचती है क्यों ना मैं भी जो है ना रोज़ लेकर आऊँ इसके लिए, क्योंकि इतना प्यार करता है तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो नाइटिंगेल है ना जो तो फिर उस जिस पेड़ पे बैठी होती है ना तो उस पेड़ पे ना वो एक लिजर्ड आती है, छिपकली आती है। वो कहती है कि क्यों तुम क्या परेशान हो रहे हो। तो वो कहती है कि देखो ये कितना प्यार करता है और मैं इसके लिए ना रोज़ लेके आऊँगी। तो वो हंसती हैं और बटरफ्लाई कहती है ये क्या पागल की मतलब पागलपन वाली बातें हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो जा रही हूँ। तो वो जाती है रोज़ ढूंढने के लिए। तो पहले वो एक जगह जाती है तो वहाँ पर उसको नहीं मिलता है, फिर दूसरी जगह खूब मतलब दूरी की यात्रा उड़ के जाती है, यात्रा तय करती है। तो फिर उसको वहाँ पर येलो रोज़ की वो मिलती है। तो फिर वो कहते हैं कि हमारा तो जो रोज़ है ना वो येलो है। फिर वो एक जगह जाती है तो फिर वो कहती है कि मतलब एक जगह रोज़ मिलते हैं पर तो फिर वो वहाँ पे रोज़ से मांगती है कि मुझे प्लीज़ एक रोज़ दे दो, रेड रोज़ जो बहुत ही खूबसूरत सा मतलब एक रेड रोज़ चाहिए मुझे। तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे और वैसे ही हमारे जो है ना जो रोज़ है ना वो खराब
ख़राब हो चुके हैं फ्रोज़न के कारण। और क्या कहते हैं, तो वो कहती है कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए, प्लीज़ मुझे एक रोज़ दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं मैं ठीक है हम दे देंगे, पर हमारी एक शर्त है। और तो कहती है क्या शर्त है, तो कहती है कि तुमको ना रात भर है ना जो गाना गाना पड़ेगा हमारे लिए। और वो भी कैसे कि जो कांटा होता है ना, कांटे को अपने सीने में चुभो के जो है ना तो तुमको पूरी रात भर गाना गाना पड़ेगा चांद रात पर। तो वो कहती है कि ठीक है मैं गा लूँगी। तो फिर वो वापस जाती है और देखती है, मतलब वो कहती है कि रात में गाना है ना, वो कि रात में गाना है चांदनी रात में। तो वो वापस जाती है और फिर रात होने का इंतज़ार करती है। तो जिस पेड़ पे वो रह रही होती है ना, वो पेड़ ना बहुत दुखी होता है कि अब ये गाना गाएगी और अपने सीने में कांटे को चुभोएगी, मुझे फिर ये मर जाएगी। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पेड़ कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे पास आती है और मतलब मेरी टहनियों पे बैठती है और मधुर गाना गाती है और फिर मैं इसको खो दूंगा। तो वो भी एक लव है, मतलब है ना, पेड़ का भी उस चिड़िया से लव है। और ये चिड़िया उसके मतलब उस बॉय के लव के लिए जाती है वहाँ पर। तो फिर रात होने का इंतज़ार करती है। तो फिर रात हो जाती है तो वो जाती है वहाँ पर और फिर वो पूरी रात भर गाना गाती है। और धीरे धीरे जो है ना उस जो पेड़ होता है ना, सॉरी पौधा होता है ना गुलाब का, उसमें से एक कली निकलती है। फिर वो पहले उसका वाइट कलर होता है और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा येलोइश आता है। फिर वो मतलब बहुत ही अच्छा सा रेड सा कलर उसका होने लगता है। जैसे जैसे वो गाना गाती है और वैसे मधुर गाना तो गाती है, साथ ही साथ उसकी जान भी जा रही होती है। और फिर जैसे उसके बिल्कुल कलेजे में लगता है ना, वो चुभता है ना कांटा, तो इसकी जो है ना डेथ हो जाती है। तो फिर वो इतने में सुबह हो जाती है, मतलब चांद भी भूल जाता है कि अब जो है ना सुबह हो गई है, मुझे जाना चाहिए। इतना मधुर वो गाना गाती है। तो सुबह हो जाती है तो वो जो लड़का है ना अपने घर से उठ के खिड़की खोल कर देखता है। तो देखता है कि वाह कितना अच्छा, मतलब जो रोज़ है ना वो खिला हुआ है, उसको देख के वो खुश हो जाता है। पर मतलब यहाँ पर देखिए कितनी मतलब एक तरफ तो वो नाइटिंगेल है जो उसके प्यार के लिए वो मर गई है, फिर और इधर जो है ना वो रोज़ है ना वो तोड़ के ले जाता है उस लड़की के लिए। तो लड़की कहती है कि किसी दूसरे जो बंदा है ना उसने ना इतने मतलब कि तुम मेरे लिए रोज़ लेके आई हो, मतलब उसकी कदर भी नहीं करती है, रोज़ लेके आई हो और उसने तो मेरे लिए ज्वेलरी इतनी महंगी दी है। तो फिर वो कहता है कि क्या यार, मतलब कि मैंने इतनी वो मेहनत से मैं रोज़ लेके आया, इतना सब कुछ हो गया है, उसकी डेथ हो गई। और मतलब वो फिर ना वो सारा कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई में लग जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना प्यार व्यार बेकार की बातें होती हैं। तो ये सब इसमें दिखाया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया एक हमने किया है हॉन्टेड टेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। दूसरा हमने किया है शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। और अ साउंड ऑफ थंडर बाय रे ब्रेड द नाइटिंगेल एंड द रेड रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये 4 हमने शॉर्ट स्टोरी की हैं और बाकी के हम कल करेंगे।